हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, हमने जो इंडियन पॉलिटी है उसकी क्लास स्टार्ट की है। तो एक क्लास मैंने आपको करा दी है अनुसूचियों के बारे में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, हमारे जो इंडिया है, इंडिया के सभी लोगों को क्या प्राप्त है? मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये हमारे एक प्रकार का अधिकार होता है जिसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। जो हमारे मौलिक अधिकार है उसे कहाँ से लिया गया है? ठीक है, ये हमारे संविधान का एक अंग है। जो मौलिक अधिकार हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। और ये हमारा जो संविधान है उसके भाग 3 से संबंधित है। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन किया गया है। ठीक, और ये कौन से आर्टिकल, कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल में इसका वर्णन है? जो आपके मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उनका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? 12 से 35 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं सब में किसका वर्णन किया गया? आपके मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, अब ये जो अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर, यानी कि अमेरिका के संविधान में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। तो उनके जैसे मौलिक अधिकार हमारे कहाँ पर है? इंडिया में भी हैं। और ये कहाँ से लिए गए हैं? आपके भाग 3 से लिए गए हैं। ठीक है, जो मौलिक अधिकार है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है मौलिक अधिकारों को? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जो मैग्ना कार्टा है वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है? जो मैग्ना कार्टा है वो किसने प्रस्तुत किया था पहली बार? ये मैग्ना कार्टा एक तरीके का क्या है? आज्ञा पत्र है। ठीक है, क्या है? एक तरीके का आज्ञा पत्र या पत्र लगा लीजिए, एक टाइप का पत्र है ये। और इसमें किसकी बात कही गई थी? इसमें भी अधिकारों की बात कही गई थी। ठीक है, मैग्ना कार्टा में किसकी बात कही गई? आपके अधिकारों की बात जो थी वो आपके मैग्ना कार्टा में कही गई थी। और ये अधिकार किससे थे? ये मैग्ना कार्टा जो था वो सबसे पहले कौन से देश में प्रस्तुत किया गया? ये आपके इंग्लैंड में प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले इंग्लैंड के एक राजा थे, उन्होंने जो वहां के सामंत थे उनके दबाव में आकर इसे प्रस्तुत किया था, यानी कि इसे निकाला था। सामंतों के दबाव में आकर ये निकाला गया था क्या? मैग्ना कार्टा। और ये ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले लागू हुए थे। जो मैग्ना कार्टा है ये क्या थे? यही मतलब पूरे देश के, पूरे जितना भी वर्ल्ड है हमारा, उसका सबसे पहला जो भी क्या है अधिकार है, उस अधिकारों का पहला पत्र था जिसका नाम क्या था? आपका मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो हमारा जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है वो क्या है? हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा 1215 में आए थे सबसे पहली बार, यानी कि सबसे पहले अधिकार हैं ये। किसी भी देश ने जो अधिकार दिए सबसे पहले वो थे इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा से संबंधित है। तो हमारे जो इंडिया है, हमारा भारतीय संविधान है, अगर आपसे एक पेपर में ये पूछा जाए कि आपके भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या है, तो आपका जो भारतीय संविधान है उसका मैग्ना कार्टा क्या होगा? आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो आपसे कभी नहीं छीने जा सकते। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इन्हें थोड़े टाइम के लिए क्या किया जा सकता है? सस्पेंड जरूर किया जा सकता है, पर ये आपसे पूरी तरह से कभी नहीं छीने जाएंगे। और ये सस्पेंड होते हैं तो उसमें भी कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो आपसे नहीं छीने जाएंगे, यानी कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आपसे नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कौन से अधिकार हैं जो आपसे कुछ कंडीशंस में नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये कैसे याद रखना उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये भाग 3 है और 3 की बनावट किसके जैसी है? अमेरिका जैसी, अ जैसी। तो अ और 3, ठीक है, तो 3 यहाँ है और 3 ही जैसा शब्द यहाँ है। तो भाग 3 में किसका, कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका से। और क्या लिए गए? हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, अब 12 कहाँ से कहाँ तक है ये? तो आर्टिकल क्या है? 12। क्या है आपका आर्टिकल? 12। अब इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास 3 आएगा। तो 3 जैसी शेप हो गई इसकी। और ये भी किससे शुरू है? आपका 3 से। तो यहाँ पर 3 का आंकड़ा बन रहा है। तो भाग 3 में क्या है? आपके मौलिक अधिकार है। और भाग 3 यानी कि इसकी बनावट भी कैसी है? 3 जैसी है। तो भाग 3 अमेरिका, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। ठीक है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं ये कौन सी कंडीशंस में क्या हो सकते हैं? आपके सस्पेंड हो सकते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं आपसे क्या होंगे? पूरी तरह से नहीं छीने जा सकते। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाएगा? कुछ समय के लिए क्या किया जा सकता है? सस्पेंड अवश्य किया जा सकता है, पर ये आपसे पूरी तरह से कभी नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? आपका जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं कुछ समय के लिए। जैसे आपके देश में क्या लग जाए? मार्शल लॉ लग जाए, यानी कि सेना का कानून लग जाए।
ये आपके आर्टिकल 34 में आता है। या सेना से संबंधित कोई कानून हो, ठीक है, तो सेना से संबंधित अगर कुछ है तो आर्टिकल 35 में इसके अंदर भी क्या हो सकते हैं, आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। आपातकाल लग रहा है देश में, अगर आपके देश में आपातकाल लग जाता है तो भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल 352 के अंडर तो भी आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो जाएंगे, कुछ समय के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। या संसद कुछ ऐसा करती है, संविधान में संशोधन करती है, जिसको लेकर क्या हो सकते हैं, आपके मौलिक अधिकार जो है वो कुछ समय के लिए सस्पेंड हो सकते हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार है वो आपके पूरी तरीके से कभी भी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद मतलब और कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपके कभी भी खत्म नहीं होंगे, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये आपसे कभी भी नहीं छीने जाएंगे। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 क्या होगा, किसी भी कंडीशन में आपसे नहीं छीने जाएंगे। जो आर्टिकल 21 है वो क्या देता है आपको, फ्रीडम ऑफ लाइफ, यानी कि जीने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है। यानी कि आपके सांस लेने का अधिकार तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो जो आपके सांस लेने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, ये आपसे कभी भी नहीं छीना जा सकता, चाहे देश में कितनी बुरी से बुरी या कितनी अच्छी से अच्छी कंडीशंस हो। तो आर्टिकल 21 और 20 क्या है, आपसे कभी नहीं छीने जाएंगे। इन केस अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाता है कि उसमें आपके दोनों आर्टिकल दे दिए गए, ए में 20 दे दिया और बी में 21 दे दिया, तो आपको प्रायोरिटीज 21 को रखना है। तो आपका जो ट्रू आंसर होगा, राइट आंसर होगा, वो आपका होगा आर्टिकल 21। ठीक है, कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें जो आर्टिकल 19 है वो भी आपका छीना जा सकता है। ठीक है, जो आर्टिकल 19 है वो आपको प्रेस की स्वतंत्रता देता है। क्या देता है, प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। आप अपनी बात को कहना चाहते हैं तो प्रेस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप बोल सकते हैं, तो आपको ये बोलने की आज़ादी है। पर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब क्या होता है, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता को भी खत्म या किया जा सकता है कुछ समय के लिए। तो कौन सी कंडीशंस होती हैं, मान लो आपके देश में क्या हो गया, युद्ध हो गया, बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया और जो देश के अंदर स्थिति है वो बहुत अधिक खराब है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी इंटरनेट पर कुछ भड़काऊ चीजें ना भेज दे, इसके लिए क्या कर दिया जाता है, आपकी प्रेस की स्वतंत्रता को थोड़े समय के लिए रोक दिया जाता है। मान लो देश में आपातकाल लग गया, ठीक है, एक समय में जब आपातकाल लगा था तब क्या कर दिया था, प्रेस की स्वतंत्रता को बंद कर दिया था। 1975 में जब आपातकाल लगा था तब इंदिरा गांधी ने क्या किया था, प्रेस की स्वतंत्रता को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय में क्या था, आंतरिक शांति के कारण क्या लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। अब उसे सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो किससे प्राप्त है, सिर्फ हमारे इंडियंस को प्राप्त है। यानी कि हमारे इंडिया में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं दी गई, तो ऐसी कंडीशन में जो मौलिक अधिकार होंगे वो सिर्फ हमारे इंडियंस को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो कौन से अधिकार हैं जो केवल किससे प्राप्त है, हमारे इंडियंस को प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है कि कुछ आर्टिकल ऐसे हैं, यानी कि कुछ हमारे अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ किसे प्राप्त है, इंडियंस को प्राप्त है, यानी कि सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल हैं जो सिर्फ हमारे भारतीयों को प्राप्त है, तो आर्टिकल 15 है जो किसे प्राप्त है, सिर्फ भारतीयों को। आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ किसे प्राप्त हैं, हमारे इंडियंस को प्राप्त हैं। ठीक है, ये और किसी भी व्यक्ति को, यानी कि कोई विदेशी हो तो उन्हें ये जो अधिकार है वो प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसके बारे में इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हमारा जो मूल संविधान था उसमें कितने तरीके के क्या थे, हमारे मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तब हमारे संविधान में कितने तरीके के मौलिक अधिकार थे, हमें कितने तरीके के अधिकार दिए गए थे, उन सब के बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, तब संविधान में टोटल 7 मौलिक अधिकार थे। हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे, हमारे मूल संविधान में हमें 7 तरीके के जो मौलिक अधिकार हैं वो हमें प्राप्त थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हुई तब हमारे एक मौलिक अधिकार को यहाँ से हटा दिया गया। ठीक है, तो कौन सा मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा था आपका, संपत्ति का अधिकार ऐसा था जिसे क्या किया गया, मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानून बना दिया गया। ठीक है, कब हटाया गया था, ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था 1978 में। कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो है उसे संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानून बना दिया गया। क्या बनाया गया, इसे कानून बना दिया गया। और अब ये आर्टिकल 300A में रखा गया, इसे कौन से आर्टिकल में है, 300A में। और अब ये क्या है, आपका कानूनी अधिकार है।
ठीक है, यानी कि पहले जो प्रॉपर्टी होती थी उस पर केवल बेटों का अधिकार होता था, और अब क्या है, अब ये कानून बन चुका है और ये कानून बन गया है तो इस पर अब दोनों का अधिकार है। ठीक है, तो जो आपका एक मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसे क्या कर दिया हमारे भारतीय संविधान से, यानी कि मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, और हटाकर इसे क्या बना दिया हमने, एक कानून का रूप दे दिया है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे जितने भी तरीके के मूल अधिकार हैं यानी कि मौलिक अधिकार है, उन सब के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और आप अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, आपके अधिकारों की जो पूर्ति है वो नहीं हो रही है, कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनके लिए आप कार्रवाई, मतलब आपको उसके लिए कार्रवाई करनी है, तो आप सीधे किसकी शरण ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी शरण ले सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आर्टिकल कितने से स्टार्ट है, ये 12 से लेकर 15 में क्या दिया गया, आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो जो 12 और 13 आर्टिकल है वो आपके मौलिक अधिकारों से यानी कि आपसे संबंधित नहीं है, आपके राज्यों से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल जो 12 है उसमें किसका वर्णन किया गया है, राज्य का, राज्य की जो परिभाषा है वो आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, और आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में है न्यायिक पुनर्अवलोकन। क्या है, न्यायिक पुनर्अवलोकन, यानी कि इसका आपसे बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। ये न्यायिक पुनर्अवलोकन का मतलब ये होता है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपके जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसकी शरण ले सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, न्यायिक पुनर्अवलोकन। ठीक है, इसके लिए क्या है, पुनः कार्रवाई होगी। ठीक है, मतलब जल्दी से कार्रवाई होगी। तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है, 12 में राज्य की परिभाषा और 13 में क्या है, न्यायिक पुनर्अवलोकन। इसके बाद शुरू होता है हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में, यानी कि जो हमसे रिलेटेड है उनके बारे में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास आर्टिकल 14 है, 13 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मौलिक अधिकारों का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 और 18 आर्टिकल के बारे में, यानी कि जो ये अधिकार हैं ये आपके समानता के अधिकार हैं। ठीक है, इन्हें क्या नाम दिया गया, आर्टिकल 14 to 18 जो है वो आपके क्या है, समानता का अधिकार आता है इसमें। ठीक है, यानी कि सब समान होगा, इसमें क्या है, समानता का अधिकार है, यानी कि जो आपका वर्ग है, यानी कि निचला वर्ग है, ऊपर वाला वर्ग है, उसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो जो आर्टिकल आपका 14 है वो क्या कहता है कि जो विधि है यानी कि जो कानून है उसके समक्ष जो है सभी समान होंगे। क्या होंगे, विधि और कानून के समक्ष सब समान होंगे। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि कानून और विधि के समक्ष कैसे समान होंगे, यानी कि अगर मान लो कोई इंसान क्राइम करता है, एक निचले तबके का लोग है, आदमी है जो क्या करता है, क्राइम करता है, और एक ऊपर वाले तबके का आदमी क्राइम करता है, तो उन दोनों के लिए क्या है, समान प्रकार की सजा का प्रावधान है। ठीक है, उन दोनों को क्या मिलेगी, समान सजा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई किसी का बहुत ऊपर नाम है तो उसके लिए सजा कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों के लिए क्या होता है, जो हमारा कानून है उन दोनों को क्या देता है, समान सजा देता है। जिस तरीके से कोई औरत है और कोई आदमी है, उन दोनों में भी क्या है, समान प्रकार की जो है सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि औरत ने क्राइम किया है तो उससे उसके लिए कम सजा मिलेगी। तो क्या होगा, हमारे कानून में हमें क्या जो मान्यता प्राप्त, कानून में हमें क्या प्राप्त है कि जो हम कानून के समान, विधि के समान क्या होंगे, समक्ष समान होंगे, यानी कि हमें क्या मिलेगा, कानून के सामने समानता मिलेगी, हमारे साथ इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपका आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 आपका कहता है कि जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें क्या होंगे, सभी समान होंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी से किसी धर्म के बेसिस पर भेदभाव करें, जाति के बेसिस पर, या फिर इस बेसिस पर कोई भेदभाव करें कि आदमी है या औरत है, इसे कम सैलरी देनी है, इसे ज़्यादा देनी है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि क्या दिया गया है इसमें, हम सभी समान हैं, हम जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और धर्म के आधार पर किसी भी इंसान से कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे ऊपर इसके लिए क्या की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक मौलिक अधिकार है। इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 जो है वो ऐसा कहता है कि अवसर की समानता। क्या है इसमें, अवसर की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी को क्या मिलेगी, समानता मिलेगी, अवसर की समानता या सरकारी नौकरियों में समानता।
ठीक है। तो जो अवसर की समानता है वो किस प्रकार से है, यानी कि जो सरकारी नौकरी, अब आप कहेंगे यहाँ पर आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे कि जो आरक्षण है वो तो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, उसमें तो समानता नहीं है, लेकिन जो आरक्षण है वो इसका मुद्दा नहीं है। वो हमारे संविधान में लिखा गया है कि जो भी जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ये जो समाज के जो लोग हैं उन सभी को क्या है समान तरीके का, मतलब इन दोनों को और ऊपर वाले वर्ग को समान लाने के लिए क्या करें, मतलब जो हमारी ये कैटेगरी में जो हमारे जाति को बांटा गया है, यानी कि जो आरक्षण दिया गया है वो इस बेसिस पे दिया गया है कि जो समाज के दो वर्ग हैं उन्हें आपस में बराबर स्थान पर लाया जा सके, इसलिए क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और इसमें क्या है, मतलब जो अवसर की समानता किस तरीके से है, जिस तरह से किसी नौकरी का फॉर्म निकलता है तो आप भी भर सकते हैं और किसी दूसरी कैटेगरी का इंसान है वो भी भर सकता है, तो दोनों तरीके के जो लोग हैं वो क्या भर सकते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें अवसर की समानता यानी कि हमें समान अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है उसमें क्या दिया गया है, असपृश्यता का अंत है। किसका अंत किया गया है, असपृश्यता का या छुआछूत का अंत है इसमें। ठीक है, पहले समय में क्या था, यानी कि जो लोग थे वो किस बेसिस पर बट गए थे, जाति, धर्म, इन सब के आधार पर बट गए थे। जो अंग्रेजों का समय था उन्होंने क्या किया, हमारे बीच में फूट डलवाने का काम किया था, और उस समय में क्या था, असपृश्यता बहुत ज्यादा फैल गई थी कि ये ऊंची कैटेगरी का है, ये नीची कैटेगरी का है, तो क्या था हमारे देश में छुआछूत, असपृश्यता बहुत अधिक थी। तो उन्हें दूर करने के लिए क्या किया, जब हमारा संविधान बनाया गया तो मौलिक अधिकारों में क्या डाल दिया गया, असपृश्यता के अंत को रखा गया, ताकि आगे आने वाले समय में लोग इस प्रकार की जो बहुत बुरी बीमारी है इससे छुटकारा पा सके और अपनी मानसिकता को बदल सके। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 18, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, और आर्टिकल 17 भी आपका बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 18 जो है वो उसमें क्या किया गया, उपाधियों का अंत। क्या किया गया आपके आर्टिकल 18 में, उपाधियों का जो है वो अंत किया गया है। ये उपाधियां किसके समय में चालू की गई थी, यानी कि जब अंग्रेज थे हमारे देश में, जब था ब्रिटिशर्स का राज था, तब उस समय में क्या था हमारे देश में, जैसे किसी को राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी, किसी को नाइटहुड की, सर की, तो इस तरह की उपाधियां क्या देते थे, अंग्रेज देते थे। जो अंग्रेज थे वो अपने जो इन लोगों को क्या देते थे, उपाधियां दे देते थे, और ये उपाधियां लेकर कुछ लोग ऐसे थे जो क्या हो जाते थे, अपने ही जो भारतीय लोग हैं उनसे नफरत करने लगते थे, यानी कि खुद को बहुत ऊंचा समझने लगते थे। पर ऐसा नहीं है, कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो बहुत अच्छे थे, जिस तरह से हमारे सर छोटू राम थे, राय बहादुर, लाला मुरलीधर थे, कुछ लोग ऐसे थे बहुत अच्छी कैटेगरी के थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो क्या करने लगे, भारतीयों से ही नफरत करने लगे। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्हें ऐसा लगा कि जो ये उपाधियां हैं इनका अंत कर देना चाहिए, क्योंकि इन उपाधियों ने हमारे देश के लोगों के अंदर बहुत अधिक फूट की भावना भर दी थी। ठीक है, तो इसके अलावा जो हमारे पास क्या है, भारत रत्न जैसी उपाधि है। ठीक है, भारत रत्न है, ये हमारा पुरस्कार है, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, इस तरह के जो पुरस्कार हैं, पद्मश्री, ये जो हैं ये उपाधियों में काउंट नहीं होते। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये उपाधियां हैं, तो ये आपकी उपाधियां नहीं है। इनकी जो शुरुआत है कब की गई थी, 1954 में की गई थी। ठीक है, ये क्यों की गई इनकी शुरुआत, क्या, क्योंकि हम जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो उस अच्छा काम करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, रिवॉर्ड दिया जाता है, तो उसके लिए इनकी शुरुआत की गई। ठीक है, ताकि लोगों को क्या मिल सके, अपने काम के लिए प्रोत्साहन मिल सके। अब जो ये उपाधियां हैं इनको पहले लोग अपने नाम के साथ लगा लेते थे, जैसे सर छोटू राम, राय बहादुर, लाला मुरलीधर, नाइटहुड, तो ऐसी उपाधियों को अपने नाम के साथ लगा लिया जाता था। परंतु जो भारत रत्न है, पद्म भूषण है, विभूषण है, पद्मश्री है, इन्हें हम हमारे नाम के साथ में नहीं लगा सकते। ये एक प्रकार का हमारा क्या है, सम्मान है। ठीक है, उसी तरह से आम नागरिकों को दिए जाते हैं, और जो सेना के लोग होते हैं उन्हें क्या मिल जाता है, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह के जो पुरस्कार है वो इन्हें दिए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो 14 से 18 के बीच में क्या है, समानता का अधिकार है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 14 और 15 तो ऐसे याद हो जाएगा आपको कि 14 में क्या है, कानून के समक्ष सभी समान हैं, 15 में जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल जो 16 है उसे कैसे याद रखेंगे, जो आर्टिकल 16 है, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, यानी कि आपकी जो एयरफोर्स की पोस्ट है, जब कोई भी लड़का 16 साल का होता है तो क्या कर सकता है, उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल 16 से क्या हो जाता है, आपको क्या मिल जाती है, अवसर की समानता मिल जाती है। तो आर्टिकल 16 क्या देता है आपको, अवसर की समानता देता है। ठीक है, आर्टिकल 17 में असपृश्यता का अंत है, और 18 को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो अ जैसी साउंड आती है, तो इसको हटा दिया जाए तो ऊ से उपाधियां और अ से 18। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। तो 14 से 18 में क्या है, आपका समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में दिया गया है। ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, इसे आप 2-3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। जो आर्टिकल 19 है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वो आपको क्या देता है? प्रेस की आज़ादी देता है, बोलने की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, जो आर्टिकल 19 है उसमें क्या क्या दिया गया है, उसे सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, किस में डिवाइड किया गया है? सब पार्ट्स में। और इसमें एक अधिकार नहीं है, बहुत तरीके के अधिकार हैं जिसे अलग अलग पार्ट्स बनाकर डिवाइड किया गया है। उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आर्टिकल 19 जो ए है वो क्या कहता है? आपका जो आर्टिकल 19 ए है उसमें आपको प्रेस की आज़ादी है, प्रेस की या अभिव्यक्ति की आज़ादी। किसकी आज़ादी है? प्रेस की आज़ादी है। ठीक है, और क्या क्या है इसके साथ में? अभिव्यक्ति, यानी कि अपनी बात कहने की आज़ादी है। ठीक है, किसकी आज़ादी है? अभिव्यक्ति की, अपनी बात कहने की आज़ादी है। और क्या है इसमें? आरटीआई, यानी कि इसको बाद में ऐड किया गया था। आरटीआई को 2005 में 19A में ऐड किया गया। ठीक है, तो आपको क्या है? आरटीआई का अधिकार भी प्राप्त है, ये आपका मौलिक अधिकार है। और क्या इसके साथ साथ ऊपर लिख देती हूँ मैं, झंडा फहराने की आज़ादी। ठीक है, किसकी आज़ादी है? झंडा फहराने की। ठीक है, तो आर्टिकल जो 19A है इसमें प्रेस की आज़ादी है, यानी कि आप अपनी बात बिना झिझक कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं। आप कोई भी इस तरह की बात नहीं कहेंगे जिससे आपके देश को, यानी कि देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। आप किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं करेंगे। तो ये सब आपके एक्सेप्शनल केस हैं। आप कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते जिससे आपके देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो प्रेस की आज़ादी भी क्या है? कुछ सीमाओं में बंद कर है। इसके बाद अभिव्यक्ति, यानी कि बोलने की आज़ादी, बात करने की आज़ादी। इसके बाद आता है आरटीआई। आरटीआई जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आपकी पहले जो है अभिव्यक्ति की जो आज़ादी आपके मौलिक अधिकारों में, आरटीआई जो है आपके मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं थी, लेकिन इसको 2005 में क्या किया गया? हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब हम कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहें जो सरकार से जुड़ी हुई है तो आरटीआई से पता लगाकर, आरटीआई लगाकर हम इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है झंडा। झंडा फहराने की आज़ादी हमें मिली थी 2004 में। ठीक है, कब मिली? 2004 में। जो स्टील किंग है हमारे ओम प्रकाश जिंदल, उनके बेटे थे नवीन जिंदल, उनके द्वारा जो ये मुद्दा है लोकसभा में उठाया गया था कि जो ये झंडा फहराने की आज़ादी है ये क्या होनी चाहिए? हर नागरिक को प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो झंडा है वो हमारा गौरव है एक तरीके का, तो हर इंसान के पास क्या हो? झंडा फहराने की आज़ादी हो। तो इनकी बात को मान लिया गया और 2004 में क्या मिली हम सबको? झंडा फहराने की आज़ादी मिली। और आरटीआई 2005 में मिली। तो हमारे 19A में क्या क्या आता है? प्रेस की आज़ादी है, इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आरटीआई है, और क्या आपके झंडा फहराने की आज़ादी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 19B। इस 19 आर्टिकल में हमारे कुछ सब पार्ट्स हैं जिसमें आर्टिकल 19 को डिवाइड किया गया है। इसमें हमारी अलग अलग तरीके की क्या बताई गई है? स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। तो जो आर्टिकल 19B है ये कहता है कि बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने की आज़ादी हमें क्या है? बिना अस्त्र शस्त्र इकट्ठा होने की आज़ादी है, यानी कि हम अगर शांतिपूर्ण धरना करना चाहें तो हमारे पास ये अधिकार है कि हम शांतिपूर्ण कहीं भी इकट्ठे हो सकते हैं बिना अस्त्र शस्त्र के। ठीक है, आर्टिकल 19C कहता है संघ बनाने की आज़ादी। किसकी आज़ादी देता है? 19C हमें संघ बनाने की आज़ादी देता है। संघ बनाने की जो आज़ादी वो आर्टिकल 19C में दी गई है। 19C ये कहता है कि जो हम संघ बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ सीमाएं हैं। हम कोई भी ऐसे संघ में शामिल नहीं होंगे जैसे आतंकवाद से संबंधित हो या कोई ऐसा संघ हो जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाए, तो उसके लिए हम पर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो ये जो संघ होंगे ये हमारे देश की जो सुरक्षा है उसको हित में रखकर ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो संघ बनाने की आज़ादी हमें आर्टिकल 19C में दी गई है। आर्टिकल 19D में क्या है? आवागमन की आज़ादी। क्या मतलब? हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो आवागमन की आज़ादी जो है हमें आर्टिकल 19D में दी गई है। पर हम वहां नहीं जा सकते जहां सरकार के द्वारा वहां रोक लगाई गई है, उन एरिया में हमारा जाना मना है। परंतु हम हमारे जहां पर हमें जाने की परमिशन है हमारे देश में, हम जा सकते हैं। तो इसमें आर्टिकल 19C में क्या है? आवागमन की आज़ादी है। अब आर्टिकल 19E, आर्टिकल 19E हमें क्या कहता है? आर्टिकल 19E जो है वो हमें रहने की आज़ादी देता है। किसकी आज़ादी देता है? रहने की आज़ादी। हम हमारे देश के किसी भी कोने में चाहें वहाँ रह सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी अपना घर बना सकते हैं, इसके लिए हमें मना ही नहीं है। आर्टिकल 19F जो है वो अब कहाँ से हटा दिया गया? यहाँ से हटा दिया गया 19 में से। और ये क्या था? आपका संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार था? संपत्ति का, जिसे क्या बना दिया गया? कानून बना दिया गया। और कौन से आर्टिकल में रख दिया गया इसको? आर्टिकल 300A में रखा गया है। अभी आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो 19F जो है वो यहाँ से क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। आर्टिकल 19G क्या कहता है आपको? कोई भी रोजगार करने की आज़ादी देता है। क्या देता है? रोजगार करने की आज़ादी देता है।
ठीक है, हम चाहें तो कोई भी रोजगार कर सकते हैं। अब किसी का मन करे गवर्नमेंट जॉब में जाने का तो जॉब में जा सकता है, किसी का मन करे दुकान करने का तो कर सकता है, बिजनेस करने का, इंडस्ट्रीज करने का, सबके पास अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार को चुनने का क्या है, अधिकार है। तो किसमें आपके आर्टिकल 19G में है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आर्टिकल 19 जो है वो क्या है। तो अब आपको ये ऐसे तो याद होगा नहीं, तो इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और मैं आपको इसका एक तरीका भी बता देती हूँ याद करने का। जो 19A है वो तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ए से अभिव्यक्ति और ए से प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, आरटीआई और झंडा, प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति, आरटीआई और झंडा किसमें है, 19A में है। अब बी से क्या हो रहा है, बिना, तो ये भी बी से शुरू है और ये भी बी से शुरू है। तो आर्टिकल 19B में क्या है, बिना अस्त्र शस्त्र के। ठीक है, आर्टिकल सी से और संघ से, सी से ही क्या बन रहा है, संघ। तो 19C में क्या है, संघ है। डी, अब डी से आप ऐसे याद रखिएगा कि डी से क्या होता है, दिल्ली होता है। और दिल्ली में क्या होता है, आवागमन चलता रहता है, क्योंकि हमारी कैपिटल है तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो जो 19D है, डी से दिल्ली है, वहाँ आवागमन है। तो 19D में क्या है, आवागमन है। और 19E में क्या है, रेजिडेंस से याद रखेगा, ई रेजिडेंस यानी कि रहने की आज़ादी। ठीक है, जी मतलब जो जी में आए वो करें। ठीक है, तो जी यानी कि मन में आए वो करें। तो जी क्या है, जो मन में आए वो रोजगार करें। तो अपनी इच्छा के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं। आई होप आपको जो आर्टिकल 19 है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 20 के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 20 के बारे में, जो आर्टिकल 20 है वो आपका क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी कि इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कोई इंसान है, ठीक है, उसने कोई क्राइम किया है और उसे क्या हो गई है, जेल हो गई है। ठीक है, और अब तक उसका अपराध जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक उसे क्या होगा, सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, उसके अपराध सिद्धि के बाद ही उसे सजा मिलेगी। और जो ये सजा है उसे कब की दी जाएगी, जब उसने क्राइम किया। यानी कि मान लो किसी इंसान ने 2010 में कोई क्राइम किया था और उसके लिए उसे 5 महीने की सजा थी। ठीक है, और आज क्या है, 2022 है और उसके लिए आज उसे 1 साल की सजा है। और उसका मानो अपराध तब सिद्ध नहीं हुआ और वो अपराध 2022 में जाकर सिद्ध हुआ। ठीक है, तो उसके लिए जो उसे सजा मिलेगी वो 5 महीने की ही मिलेगी। यानी कि जब क्राइम किया तभी ही उसको सजा मिलेगी, उसके बाद में उसे मतलब 2022 की जो सजा है वो उसे नहीं मिलेगी। तो इसका जो क्या अर्थ है, यानी कि जब वो क्राइम करेगा तब उसे तभी की सजा दी जाएगी और इसके लिए उसे केवल एक बार सजा मिलेगी। क्या मिलेगी, एक बार जो क्राइम किया है उसे उसकी एक ही बार की क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, और क्या है इसमें, इसको संरक्षण दिया गया। यानी कि जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उस पर कोई भी कार्रवाई, मतलब उसको कोई भी किसी भी तरीके की सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 20 आपका क्या करता है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। इसके बाद है आर्टिकल 21। क्या है, आर्टिकल 21 जो है वो क्या देता है आपको, प्राण यानी कि जीने का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है ये आपका। ये जब आपके मौलिक अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं तब भी आपका जो ये आर्टिकल है वो हटाया नहीं जाता। ठीक है, यानी कि जीने का अधिकार क्या आता है इसमें, जीने का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये जीने का अधिकार। ये आपको क्या देता है, जीने का राइट देता है। ये सिर्फ आपको जीने का राइट नहीं देता बल्कि सम्मान के साथ रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने का अधिकार देता है। यानी कि आप क्या करेंगे, अच्छी हवा में सांस लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या देता है आपको, जीने का अधिकार देता है। जिस तरह से मान लो कहीं ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, हमारे यहाँ के एरिया में क्या होता है, जिस प्रकार धान की कटाई होती है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के एरिया में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, एक एनजीटी बनाया गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो जब पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है तब ये एनजीटी क्या करता है, वहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फटकार लगाता है। क्योंकि जो लोग हैं वहाँ, क्योंकि जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें किसका अधिकार है, स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार है। तो किस में आता है, आपके आर्टिकल 21 में आता है। इसलिए इन्हें क्या लगाई जाती है, फटकार लगाई जाती है, क्योंकि वो लोगों के जीने से संबंधित है। ठीक है, तो हमारे जो जीने का अधिकार है वो किस में आता है, आर्टिकल 21 में। यानी कि हम रिस्पेक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। और क्या है, निजता का अधिकार, हमारी प्राइवेसी का जो अधिकार है, हम जो प्राइवेट लाइफ जीते हैं, ठीक है, उसको हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये किस में आती है, आपके आर्टिकल 21 में आती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ यानी कि मनुष्यों के जीने के अधिकार के साथ साथ किसके अधिकार को और शामिल किया गया इसमें, जानवरों के अधिकार को। जो जानवर हैं उनको भी जीने का पूरा अधिकार है। ठीक है, तो जानवरों के जो जीने का अधिकार है वो भी किसमें है, हमारे आर्टिकल 21 में। किसमें है, आर्टिकल 21 में लिखा गया है किसका,
जो जीव जंतु है उनके जीने का अधिकार, ठीक है। अगर हम जानवरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उनके मौलिक अधिकार है, उन्हें इनसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या है, इसमें हमें एजुकेशन का अधिकार प्राप्त है, ये आर्टिकल 21 था। और आर्टिकल 21A में क्या है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। क्या है इसमें, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या मिलेगा, शिक्षा का अधिकार मिलेगा, ठीक है, उसे वंचित नहीं रखा जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा के अधिकार में आपके आर्टिकल 21A में क्या जोड़ा गया, आपका शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है, ठीक है। और ये क्या देता है, आपको शिक्षा पाने का अधिकार देता है। और ये क्या है, आपका कब लागू किया गया था, इसके लिए एक्ट 2009 में आया था और ये लागू आपका अप्रैल 2010 में, ठीक है। अप्रैल 2010 में ये पूरी तरीके से कानून बन गया और आपके मौलिक अधिकारों में ऐड हो गया, यानी कि आपके पास ये अधिकार है। अगर आपके इन अधिकारों का हनन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं, और ये जो कार्रवाई आपकी सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 22 एंड 23, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है आर्टिकल 22। जो आर्टिकल 22 है वो क्या कहता है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी, यानी कि कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें क्या हो सकती है, आदमी की गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि अगर सरकार को या पुलिस को किसी पर शक है, वो किसी ऐसी कंडीशंस में लिप्त है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में है जहां से हमारे देश को नुकसान हो सकता है, या आतंकवादी जो कंडीशंस होती हैं उनमें लिप्त है, तो उसके लिए क्या होगा, उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, 24 घंटे के अंदर इसे क्या करना होगा, जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश करना होगा। कब, आर्टिकल 22 के तहत जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और इससे किसका अधिकार होगा, अपने लिए एक वकील करने का अधिकार भी इसके पास होगा। और क्या होगा, यानी कि जो भी झूठी गवाही है वो आर्टिकल 22 के तहत इससे नहीं दिलवाई जा सकती, ठीक है। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दिशाओं में क्या होगी, गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। हम ऐसे ही किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, पर अगर कोई इंसान जिस पर पूरी तरह से बहुत पुलिस को शक है या फिर सरकार को शक है, तो उसके लिए क्या होगा, आपका आर्टिकल 22 के तहत उसे क्या किया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो आर्टिकल 23 और 24 है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और बाकी जो आर्टिकल्स रह गए हैं उसके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही था। आई होप आपको मेरी ये क्लास समझ में आ गई होगी, और अगर आपको मेरी ये क्लास समझ आई है, आपको मेरा टॉपिक समझ आया है, तो प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर करना और मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।